साहिल जब कब्रिस्तान में खो गया था तो उसे ये भी नहीं मालूम था कि अमतल उसकी गोद में लेटी है और अमतल एक जिनजादी के कब्जे में भी है। साहिल कब्रिस्तानों की उन ख्यालों में खो गया जब अमतल और वो दोनों इस कब्रिस्तान से गुजरे थे और अमतल ये दोनों इस मुश्किल में पड़ गए थे। तभी अचानक साहिल के हाथ पर उसे थोड़ा सा कसाव महसूस हुआ, लेकिन जब भी साहिल होश में नहीं आया। साहिल तो तब होश में आया जब अमतल ने अपने नुकीले दांत साहिल की कलाई पर उसकी कमीज फाड़कर चुभो दिए थे और उसकी मोटी रग काटकर, उसकी मोटी नस काटकर उसका खून पीना शुरू कर दिया था। साहिल ने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमतल यानी कि उस जिनजादे की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि साहिल तड़पता ही रह गया, उछल कूद करता ही रह गया। नासिर के तो मानो हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। इधर ड्राइवर ने हिम्मत जुटाकर कोशिश की कि वो किसी तरह से साहिल का हाथ अमतल से छुड़वा सके, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। इधर साहिल बेचारा तड़प तड़प कर उछल कूद कर रहा था कि उसका हाथ किसी तरह से छूट जाए, लेकिन अमतल उसका खून पीने में इतनी ज्यादा मगन थी और इतनी जोर से उसका हाथ पकड़ रखा था कि वो छोड़ने को राजी ही नहीं थी। फिर ड्राइवर ने कोशिश की और अमतल का गला दबा दिया। घुटन के कारण अमतल ने साहिल का हाथ छोड़ा और अचानक गले घुटने वाले अंदाज में खांसते हुए करवट उधर ले ली। साहिल ने अपना हाथ जैसे ही आजाद पाया तो उसने अपना दूसरा पंजा अपनी कटी हुई कलाई पर रखा और खून रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका रिश्ता हुआ खून उसके पूरे कपड़ों को रंग रहा था। इधर अमतल ने करवट बदली और ड्राइवर के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। ड्राइवर घबराया और वो खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। नासिर भी खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया और साहिल भी खिड़की खोलकर उसे कूदकर बाहर निकल गया और उसके बाद इन्होंने सारी खिड़की विंडो बंद कर दी। बाहर आकर साहिल अपनी कलाई को दबाते हुए जमीन पर बैठ गया। नासिर अब कार की तरफ अपनी बहन को और इधर अपने दोस्त साहिल को देख रहा था। तभी अचानक कार के शीशे फूटे और अमतल बाहर आ गई। उसे बाहर आता देख तीनों ने पटरी के नीचे कूदकर छलांग लगाई और उसके बाद ये अलग अलग सिमत भागने लगे। नासिर तो लड़खड़ाता हुआ एक 10 फीट के ढलाव पर जा गिरा था। इधर साहिल भी अपनी कलाई पकड़ता हुआ पटरी से नीचे कूदकर अलग सिमत की ओर भाग रहा था और उधर वो ड्राइवर नहर के किनारे किनारे भागकर हरी घास की तरफ निकल चुका था और आगे भागे जा रहा था। अमतल गाड़ी से उतरी, उसके बाद उसने पटरी से छलांग लगाई और रोड क्रॉस कर वो कब्रिस्तान की जानिब चली गई। उसके बाद इन तीनों ने हिम्मत की और तीनों एकजुट होकर गाड़ी के पास पहुंचे और निहायत ही बेबसी से अमतल को राह देखने लगे कि अमतल आखिर गई तो गई कहाँ है। उसके बाद इनकी नजर कब्रिस्तान की जानिब पड़ी तो उन्होंने देखा कि अमतल बंद आंख करके गर्दन झुकाए कब्रिस्तान की जानिब चली जा रही है, जहां पर उस दिन साहिल और याकूब ने उस जिनजादी को देखा था। कब्रिस्तान के उस इलाके में बहुत ही ज्यादा गहरे दरख्तों का झुंड था। वो बिल्कुल स्लो अंदाज में यानी कि बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई चली जा रही थी और उसके बाद वो दरख्तों के उस घने झुंड में जाकर सबकी नजरों से यानी इन तीनों की नजरों से ओझल हो गई। अब हमें अपनी अक्लमंदी से काम लेना होगा। अमतल के पीछे जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। अब हमें शाह साहब को यहाँ पर लेकर आना होगा ताकि वो अमतल को उस जिनजादी से आजाद करा सके, क्योंकि वो जिनजादी अब उसके इलाके में उसके मसखन पर आ चुकी है और यहाँ से उससे आजाद कराना हमारे बस की तो बात नहीं है। साहिल ने इतना कहा तो नासिर कहने लगा, हाँ साहिल, तुम्हारा बाजू भी काफी जख्मी हो चुका है और हम इतनी खतरनाक मुश्किल में भी पड़ चुके हैं। हमें तो अक्लमंदी से ही काम लेना चाहिए और वैसे भी हमें तुम्हारी फौरन पट्टी करना होगी, वरना खून ज्यादा बह गया तो तुम भी कमजोर हो जाओगे। नासिर ने साहिल की तायीद की और गाड़ी को स्टार्ट किया। तभी गाड़ी के पंखे से ऐसी आवाज आई जैसे उसके इंजन का जो पंखा है वो किसी चीज से रगड़कर आवाज दे रहा हो। जब इन लोगों ने बोनट खोलकर देखा तो पंखे का एक जो हिस्सा होता है, एक जो बाजू होता है, वो तिरछा सा हो रहा था। उसे हाथ से सीधा किया गया। उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी अब तेजी से भागने लगी थी। तभी साहिल ने नासिर से कहा, नासिर भाई, हम अमतल को यहाँ पर अकेला छोड़कर हिमाकत का बहाना करके यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम में से किसी एक को यहाँ पर रहना चाहिए था नासिर भाई, जो शाह साहब के आने तक अमतल की निगरानी रखता। तभी नासिर बोला, अरे कुछ नहीं होता यार, अब वो उसे अपने ठिकाने पर ले आई है भाई, यहाँ से अमतल अब और कहाँ जाएगी। साहिल तुम हौसला रखो, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे और अमतल को उस जिनजादी से आजाद भी करवाएंगे। साहिल मेरे भाई, एक तो तुम जख्मी हो और उसके बावजूद मैं यहाँ अकेला कब्रिस्तान में किसी भी सूरत हाल में नहीं रुक सकता। मेरे ऊपर तो जिनजादी का खौफ बहुत ज्यादा सवार हो चुका है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम नहीं जानते साहिल भाई मेरी क्या हालत हो रही है। और नासिर ने साहिल को पूरी तरह से खामोश भी करवा दिया। उसके बाद इन लोगों ने 5 मील का सफर तय किया। साहिल बहुत परेशान सा दिखाई दे रहा था और 5 मील का सफर तय करने के बाद एक पुख्ता सड़क इन्हें दिखाई दी और इस पुख्ता सड़क के थोड़ा आगे चलने पर यहाँ पर बस स्टॉप और कुछ दुकानें भी उन्हें मौजूद दिखाई दी और वहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक और मेडिकल स्टोर भी था, जहाँ पर साहिल के बाजू पर इन लोगों ने रुककर पट्टी भी करवा ली और उसे इन्फेक्शन का एक इंजेक्शन भी लगवा दिया गया। उसके बाद
ये लोग सीधे शाह साहब के डेरे पर पहुंच गए। वहां पर काफी अकीदतमंद लोग जमा थे, लेकिन वहां से इन्हें पता चला कि शाह साहब तो शहर की तरफ गए हुए हैं, जहां से शाह साहब अब शाम को ही लौटकर वापस आएंगे। जैसे ही इन लोगों को ये मालूम पड़ा तो ये जानकर साहिल और नासिर के दोनों के चेहरे बुझ गए। वो उदास हो गए, क्योंकि अभी तो दोपहर का ही वक्त था। कब शाम होगी और कब शाह साहब यहाँ पर वापस आएंगे। तभी साहिल और नासिर ने वहाँ के खादिम से पूछा कि शाह साहब हमें शहर में कहाँ मिलेंगे। हम फौरी तौर पर उनसे जल्द ही वहाँ पर जाकर मिल लेंगे, क्योंकि हमारा मिलना उनसे बेहद जरूरी है भाई, और हमारा एक आसेबी मरीज सख्त तकलीफ में है। वहाँ पर मौजूद उस खादिम ने कहा कि उनको 2-3 सरकारी दफ्तरों में जाना है, और उसके बाद उनके कुछ मुरीद हैं जो वार्ड एरिया में रहते हैं। वहाँ पर एक नई कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ पर शाह साहब आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पर इम्तियाज साहब का घर है। इम्तियाज साहब के घर ही आपको शाह साहब का सही पता मिल जाएगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, शहर में हमारा भी घर है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। और उसके बाद ये उस तरफ ही रवाना हो गए जिस तरफ शाह साहब थे। पिछली खिड़की को निकला हुआ देखकर हर निगाह गाड़ी पर तजस्सुस की नजर से देख रही थी, और कई लोग इनका मजाक भी उड़ाने लगते। वापसी पर जब ये लोग उस जगह पर पहुंचे जहां से अमतल गाड़ी से उतरकर गई थी, तो साहिल ने नासिर और ड्राइवर से कहा कि भाई एक काम करो, मुझे आप यहाँ उतार दो और शाह साहब को लेने आप दोनों चले जाओ, मैं यहीं पर इंतजार करूंगा। नासिर ने पहले तो मना किया, उसके बाद उसने सोचा, और कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने नासिर ने साहिल को उतरने का इशारा किया। साहिल उतरा और उसके बाद गाड़ी आगे की तरफ बढ़ गई। साहिल उसके बाद कब्रिस्तान में दाखिल होकर उधर की तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ अमतल गई थी। साहिल उस तरफ बढ़ गया जिस तरफ दरगाह शरीफ थी और जहां से उसे याकूब मिला था, और उस दिन का पूरा वाकया वहां से शुरू हुआ था। कब्रिस्तान में तो हर सू वीरानी और हर सू गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, और साहिल था जो बार बार उस घने दरख्तों के झुंड की तरफ देखता, मगर वहां भी उसे गहरी वीरानी और सन्नाटे का राज ही दिखाई दिया। अमतल का तो वहां पर कहीं नामो निशान ना था। साहिल की निगाहें अमतल को ही ढूंढ रही थी। तभी याकूब ने जैसे ही साहिल को देखा तो साहिल को दूर से ही याकूब ने आवाज देकर पुकारा, और उसके बाद याकूब भागते हुए साहिल के पास आ गया और साहिल से बड़े अजीब लहजे में पूछने लगा, बाबूजी आप अपनी बीवी को यहाँ पर अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपकी बीवी यहाँ पर तन्हा कैसे आ गई? वो बेचारी जख्मी हालत में निढाल सी उस घने दरख्तों के झुंड में किनारे पर एक पेड़ के नीचे हमें पड़ी हुई मिली। लेकिन बाबूजी पहले तो हम डर गए थे कि यह कहीं वही जिंदादी तो नहीं जो हमें सालों से यहाँ पर परेशान कर रही है और दिखती है, मगर उसके बाद मैंने उसे पहचान लिया कि ये तो वही लड़की है जो साहिल बाबूजी के साथ आई थी, और ये वही लड़की है जो उस दिन आपके साथ सफर कर रही थी, और आपकी बाइक उस दिन पंचर भी हुई थी। मैंने उसे आपके साथ दूसरी बाइक पर सवार भी करवाया था। साहिल ने उसकी बात सुनकर कहा कि अमतल कहाँ है? वो बहुत चौंक गया था। उसने बेताबी से याकूब से पूछा। तभी याकूब बोला, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बीवी हमारे पास है, घबराओ नहीं। हमने उस पर दरगाह का दम करा हुआ पानी भी छिड़क दिया है और वो होश में भी आ चुकी है। साहिल भागता हुआ उनकी झोपड़ी के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि अमतल सामने चारपाई पर बेसुध और नींद की हालत में मौजूद थी और 2 औरतें उसके पास खड़ी हुई थी। तभी साहिल ने दीवानावार कहा, अमतल अमतल, और इतने में ही साहिल उसके करीब जाकर पहुंच गया। तभी एक उधेड़ उम्र औरत ने अमतल को मुतवज्जा किया और कहने लगी, लो भाई तुम्हारे वारिस तो आ चुके हैं। तब अमतल ने अपनी आंखें धीरे से खोली। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।